अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। SSLT डिग्री कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस यानी वर्चुअल क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है और हम बाकायदा तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर अपने फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन यानी कि हरकत। और इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमें स्टडी करनी है उनको आप थोड़ा सा मैट्रिक की लेवल की बुनियाद पर रिकॉल करें, क्योंकि मैट्रिक में भी आप मोशन से रिलेवेंट कई टॉपिक स्टडी करके आए हैं। तकरीबन उन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक ही हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। तो जो इनिशियल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मोशन को समझने के लिए वो आप रिकॉल कर लें अपने जहन में, ताकि हम बाकायदा तौर पर यहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो लेक्चर नंबर 1 मोशन के लिहाज से आज हम कुछ मुख्तसर सी बातें करेंगे। मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा रेस्ट यानी कि साकिन हालत को। आप जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, अगर कोई भी चीज़ जिस जगह पर मौजूद है उस जगह के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, तो आप कहेंगे कि वो चीज़ अपनी जगह पर ही मौजूद है। आप कहेंगे कि वो चीज़ अपनी जगह पर ही रखी हुई है। आप कहेंगे कि वो चीज़ अपनी जगह पर रुकी हुई है। आप कहेंगे कि वो साकिन हालत में है। तो इस साकिन हालत को हम क्या कह देते हैं? रेस्ट कह देते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 को हमने जो स्टार्ट किया है वो किसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया है? रेस्ट, जो कि मोशन का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। और डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई चीज़ अपनी गिरदोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रही हो, तो इस हालत को आप क्या कह देंगे? रेस्ट कह देंगे, रुकी हुई हालत कह देंगे, साकिन हालत कह देंगे। आप जिस रूम के अंदर मौजूद हैं उस रूम पर गौर करें। जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं क्या वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है? नहीं कर रही। जो दीवार आप देख रहे हैं क्या वो दीवार आपके लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है? नहीं कर रही। जिस जगह पर आप मौजूद हैं क्या उस सराउंडिंग के लिहाज से आपके रूम में रखी हुई टेबल क्या अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन तब्दील ही ना कर रही हो तो अपनी जगह पर रुकी हुई कंसीडर की जाएगी, वो अपनी जगह पर ठहरी हुई कंसीडर की जाएगी, वो अपनी जगह पर रखी हुई या पड़ी हुई कंसीडर की जाएगी। और इस सूरत हाल को आप क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे, यानी कि सकून या फिर रुकी हुई हालत। अब ज़रा इस डायग्राम पर गौर करें, जो यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें फ्लोर पर रखे हुए कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। फर्श पर कुछ टूल्स रख दिए गए हैं, जैसे प्लायर मौजूद है, हैमर मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह पर रखी हुई हैं, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही, अपने मुकाम को तब्दील ही नहीं कर रही। जिस जगह पर मौजूद है उस जगह को तब्दील ही नहीं कर रही। तो ये कौन सी वाली हालत में है? रेस्ट यानी कि रुकी हुई हालत, यानी कि सकून या फिर साकिन हालत। फिर अगली डायग्राम देखें इसी के अंदर, तो पार्क में मौजूद एक बेंच दिखाई गई है। क्या ये बेंच अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपने मुकाम को या अपनी पोजीशन को तब्दील कर रही है? बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर रही। लिहाजा ये बेंच कौन सी वाली हालत में कहलाएगी? रुकी हुई हालत में या फिर रेस्ट में कहलाएगी। आगे आप देखें तो बुक्स यहाँ पर मौजूद है जो अपनी पोजीशन तब्दील करती हुई नजर नहीं आ रही। लिहाजा इस हालत को या इस कैफियत को आप क्या कह देंगे? रेस्ट। जहाँ पर भी चेंज इन पोजीशन नजर ही ना आए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू एनी एनवायरनमेंट या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट या और एनी अदर सिस्टम, तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कह देंगे? रेस्ट कह देंगे। आगे चलते हैं और अब मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा रेस्ट की डेफिनेशन को जहन में रखें और वहाँ से रिलेट करते हैं मोशन के कॉन्सेप्ट को। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर की जितनी भी टॉपिक है शुरू किए वो आप छोटी क्लास में यानी मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं। और इस चैप्टर की खास बात ये है कि शुरू की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से हर आने वाली चीज़, हर सक्सीडिंग चीज़ प्रीसीडिंग से रिलेटेड है। तो मोशन को अब हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। रेस्ट में हमने क्या समझा है कि कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही होती। अगर रेस्ट में कोई चीज़ अपनी पोजीशन तब्दील ही नहीं कर रही तो मोशन उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स मोशन की सूरत में कोई ना कोई चीज़ अपनी पोजीशन तब्दील कर रही होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करना शुरू कर दे, कोई चीज़ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, कोई चीज़ किसी दूसरे सिस्टम के लिहाज से अपनी पोजीशन मुसलसल तब्दील करना शुरू कर दे, तो इस हालत को, इस कैफियत को क्या कह दिया जाएगा? मोशन।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई नजर आ रही है, द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब्दील करें तो जो चेंज आएगा उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग के लिहाज से उसको क्या कह दिया जाएगा, मोशन, यानी कि हरकत कह दिया जाएगा। अगर कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन तब्दील कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो इस कैफियत को क्या कह दिया जाएगा, हरकत। अब स्टूडेंट ये देखिए कि अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को तब्दील कर रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पर कितनी तरह से तब्दील कर सकती है। मसलन आप घर से निकलते हैं और आपको कहीं पर जाना है, आप घर से निकलकर बस स्टॉप तक आते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी पोजीशन में जो चेंज लेकर आए वो किस नौइयत का है। इसी तरीके से आप पढ़कर आए हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। अब ये पोजीशन किस नौइयत की है। इसी तरीके से आप जिस रूम के अंदर इस वक्त मौजूद हैं वहाँ देखें आपको छत पर पंखा घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये जो पंखे की हरकत है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आप स्टॉप पर आए थे उस दौरान हरकत थी? ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि हरकत की कोई और नौइयत है। इसी तरीके से आप जब सी साइड पर जाते हैं तो पानी के अंदर आप हरकत देख रहे होते हैं, पानी को देख रहे होते हैं कि वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रहा है, लेकिन क्या पानी पंखे की तरह हरकत कर रहा होता है? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब वो कोई और टाइप हो सकती है। तो मोशन को बुनियादी तौर पर आप कितनी टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं वो टाइप्स ज़रा याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम उसको इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। आप मैट्रिक में डिस्कस करके आए हैं। जब हम चैप्टर वाइज बाकायदा तौर पर हम मुख्तलिफ चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ उनके नाम को आप रिकॉल करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए हैं। तो आप देखिए जो बेसिक टाइप्स आपको नजर आ रही है हरकत के हवाले से वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रही है ट्रांसलेटरी मोशन, इसके बाद आपको नजर आ रही है सर्कुलेटरी मोशन, और फिर तीसरे नंबर पर क्या है, रोटेटरी मोशन, और फिर आगे देखें तो वाइब्रेटरी मोशन। तो बुनियादी तौर पर हरकत को हम चार तरह के हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चार टाइप्स आपको नजर आ रही हैं इनकी फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने फिलहाल मैट्रिक लेवल को ध्यान में रखते हुए इनकी डेफिनेशन को रिकॉल करना है। अगले लेक्चर में मैं आपसे इन डेफिनेशंस के बारे में पूछूंगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, सर्कुलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशंस क्या हो सकती हैं, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, और फिर इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन से क्या मुराद है आप मैट्रिक में पढ़कर आए, वहाँ से आप इसको डिस्कस करें, रिकॉल करें, वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में आपसे इस हवाले से क्वेश्चंस करूँगा। और रही बात इन तमाम की तमाम हरकत की टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करने की या इन टाइप्स की कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करने की, तो हम डिफरेंट चैप्टर्स में इन डिटेल डिस्कस करते रहेंगे। आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं हरकत के हवाले से तो स्टूडेंट हरकत के लिहाज से कुछ बुनियादी पैरामीटर्स हैं, कुछ बुनियादी टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो अब हम हरकत को डिस्क्राइब करने वाले कुछ पैरामीटर्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ या कुछ टर्म्स जो होती हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करने लगे हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत केयरफुली सुनना है। अगर आपके सेट में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो होपफुली इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक और फिर आइंदा के जो चैप्टर्स जहाँ पर मोशन के कॉन्सेप्ट आएंगे आप तमाम के तमाम टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से आपको वो समझ आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो कि हरकत के लिहाज से सबसे पहले टाइप आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर हेडिंग में, ठीक है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप अपने घर से निकले और घर से निकलकर कहाँ पर आए, आप स्टॉप तक आए। तो घर से निकलकर स्टॉप तक आने के लिए आपने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया। वो डिस्टेंस क्या आपने मखसूस डायरेक्शन में कवर किया, क्या उस स्टॉप तक आने के लिए आप किसी पर्टिकुलर या प्रॉपर डायरेक्शन में आए? आप कहेंगे यस, मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ स्टॉप तक आया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से कमरे के दरवाजे तक पहुँच जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कमरे के जिस हिस्से पर मौजूद हैं वहाँ से दरवाजे तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन वो डिस्टेंस क्या किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है।
आप प्रॉपर एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके दरवाजे तक पहुंचेंगे। तो अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन में या स्पेसिफिक डायरेक्शन में या किसी प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान अगर कोई ऑब्जेक्ट कम से कम कोई फासला कवर करे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे। यहाँ जरा गौर करें, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अंदर डिस्टेंस का वर्ड आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस किस तौर पर आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के तौर पर आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको नजर आ रही है, आप जरा उसको भी देखिए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए, जब आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं तो वो लाजमी तौर पर क्या होता है, शॉर्टेस्ट। इसीलिए जो पहली डेफिनेशन आपको नजर आई है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जिक्र किया गया है। आप जब भी किसी प्रॉपर डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे तो लाजमी तौर पर वो डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, सबसे कम करीब फासला हो जाएगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को इन दोनों अंदाज में डिस्कस किया जाता है। पहली डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही है, दूसरी डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा। देखिए, फर्ज करें कि एक शख्स मौजूद है पॉइंट ए पर, या स्क्रीन पर देखिए पॉइंट ए ने लिख दिया है। उस शख्स को पॉइंट ए से मूव करना है और पॉइंट ए से मूव करके कहाँ पर आना है, उस शख्स को पॉइंट बी पर आना है। अब उस शख्स के पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, जरा गौर कीजिएगा। वो शख्स पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी पर आ जाता है। एक ऑप्शन तो ये, इसको मैं ऑप्शन नंबर 1 कह रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो शख्स पहले पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आता है, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर आता है और पॉइंट डी से कहाँ चलाता है, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँचने का एक और ऑप्शन आ गया, इसको मैं ऑप्शन नंबर 2 कह देता हूँ। एक और ऑप्शन हम सपोज कर लेते हैं कि वो शख्स पहले पॉइंट ए से पॉइंट डी पर आता है और डी से कहाँ जाता है, सी पर, और सी से कहाँ आता है, बी पर आता है। इसको मैं ऑप्शन नंबर 3 कह देता हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन ड्रॉ किए हैं जो मुख्तलिफ कलर में आपको नजर आ रहे हैं। एक ए से बी तक पहुँचने का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ए से बी तक पहुँचने का ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, पहले पॉइंट ए से पॉइंट सी पर गया वो ऑब्जेक्ट, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी पर आया और डी से बी पर गया। इसको मैंने येलो कलर से देखिए ऑप्शन नंबर 2 लिखा है। और एक तीसरा ऑप्शन जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है कि वो शख्स पहले पॉइंट ए से पॉइंट डी पर आया, डी से सी पर गया और सी से डी पर आया, ये ऑप्शन नंबर 3 है। इसके अलावा भी कई और ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने का जो ऑप्शन है सबसे प्रॉपर डायरेक्शन का ऑप्शन वो कौन सा है, आप लाजमी तौर पर कहेंगे कि प्रॉपर डायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा वाला है, प्रॉपर डायरेक्शन का ऑप्शन है ए से लेकर बी, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये प्रॉपर डायरेक्शन है। बाकी जो डायरेक्शन वो प्रॉपर नहीं है ए से बी तक पहुँचने की। अब जरा गौर करें, जो ए से बी तक पहुंचने का प्रॉपर डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है वो तो यहाँ पर नजर आ गया, दूसरी डेफिनेशन में उसको आपने कह दिया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पहले डेफिनेशन पर जाएं, इन तीनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे कि ए से बी वाला ही शॉर्टेस्ट है। लिहाजा डिस्प्लेसमेंट को दोनों तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक और प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये बुनियादी फर्क आपको नजर आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर वही बात बताई गई है जो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पॉइंट ए पर एक साइकिलिस्ट मौजूद है, उस साइकिलिस्ट को पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जाना है। अब एक तो उसके पास ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली इस पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट ए से सी पर आ जाए, जो मैं आपको यहाँ पर नजर मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है ये पॉइंटर मूव कर रहा है ए से सी वाला, जिसको ब्लैक लाइन से साइड चल रहा है। तो इस साइकिलिस्ट के पास एक ऑप्शन ये है कि वो ए से सी पर चला जाए। एक ऑप्शन ये है कि साइकिलिस्ट इस दरख्त के नीचे से साइकिल चलाना शुरू करता है, घर की तरफ जाता है, यानी ए से बी पर पहुंचता है, और बी से फिर एक और तरफ जो नजर आ रहा है सी वहां पर पहुंच जाता है। एक ये भी है। दोनों सूरतों में शॉर्टेस्ट कौन सा वाला है, डेफिनेटली ए से सी वाला शॉर्टेस्ट है। और जो शॉर्टेस्ट है वही क्या है, प्रॉपर या स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम दोनों तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इसको रिलेट किया है डिस्टेंस के साथ, वो चीज़ आपको समझ आ रही होगी। और फिर डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट क्यों कहते हैं, ये चीज़ भी उम्मीद है कि आपने समझ ली होगी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे और इसकी अगर प्रॉपर डायरेक्शन में है तो खासियत क्या है। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है वो क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। पहली चीज़ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़ देखिए तो आप इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको आप डिनोट करेंगे एस या डी या आर से। एस के ऊपर भी क्या नजर आ रहा है आपको, तीर का निशान। डी के ऊपर भी आपको क्या नजर आ रहा है, तीर का निशान। और आर के ऊपर भी क्या नजर आ रहा है, तीर का निशान। दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को एस डी या आर से आप शो कर सकते हैं, लेकिन एस डी या आर के ऊपर डायरेक्शन को मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एरो, तीर का निशान बनाकर, जो ये बताएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस डायरेक्शनल क्वांटिटी है। एस आई यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, जाहिर है कि डिस्प्लेसमेंट फासला है, तो फासले यानी डिस्टेंस या लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। इस लिहाज से डिस्प्लेसमेंट का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के दरमियान की लंबाई है, लेंथ है, या दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। और आप जानते हैं लेंथ या डिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या है, मीटर, वही यूनिट हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बाद देखते हैं कि और कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी भी जिस्म की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है। तो याद करें, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वहाँ से आप दरवाजे तक चले जाएं, तो जाहिर है कि आप अपनी जगह पर बैठे बैठे तो दरवाजे तक नहीं जा सकते, यानी रेस्ट में रहकर आप दरवाजे तक नहीं जा सकते, आपको मूव करना पड़ेगा। और फिर मूव करने के लिए क्या ज़रूरी है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कह दिया है, डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूँ कि तीन लोग हैं, जिनमें से एक शख्स रूम से बाहर गया। फर्स्ट कर लीजिए, एक शख्स रूम से बाहर गया और उसको बाहर जाने में कितना टाइम लग गया, 3 सेकेंड का, ठीक है ना। एक शख्स है जो रूम से बाहर गया, उसको रूम से बाहर जाने में कितना टाइम लग गया, 3 सेकेंड का। एक और शख्स है, वो रूम से बाहर गया, उसको रूम से बाहर जाने में टाइम लगा 5 सेकेंड का। और एक और तीसरा शख्स है, वो भी रूम से बाहर गया, उसको रूम से बाहर जाने में टाइम लगा 10 सेकेंड का। मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जल्दी कौन गया, तो लाजमी तौर पर आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जल्दी वो शख्स गया जो 3 सेकेंड में गया, क्योंकि उसको कम से कम टाइम लगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा देर किसको लगी, तो आप कहेंगे जो शख्स 10 सेकेंड में गया वो सुस्त रवि के साथ गया, हल्के हल्के चलते हुए गया, उसको देर लगी। तो तीनों लोग कमरे से बाहर गए, यानी तीनों ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन एक ने 3 सेकंड में कवर किया, एक ने 5 सेकंड में, एक ने 10 सेकंड में। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जल्दी 3 सेकंड वाले जो शख्स है वो बाहर गया, तो ये उस शख्स की क्या बन गई, डेफिनेटली आप उसको कहेंगे कि सर ये उसकी रफ्तार बनी, और रफ्तार चूंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनी, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी गया। 10 सेकेंड वाला बहुत हल्के हल्के गया, तो उसकी रफ्तार कम थी, रफ्तार पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे होते हैं, अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम एसोसिएट कर दिया जाए, किसी भी टाइम के साथ, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 घंटे, 5 दिन, 1 साल, तो ये जो कॉन्सेप्ट बनता है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कह दिया जाता है, वेलोसिटी कह दिया जाता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वेलोसिटी को। वेलोसिटी की डेफिनेशन रिकॉल करें, जो आप मैट्रिक में पढ़कर आए हैं, बिल्कुल वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर भी लिखी हुई नजर आ रही है। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर तब्दील हो रहा है और वो तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही है, फिजिक्स में जब हम बात करते हैं रेट की, तो उसका मतलब होता है टाइम के साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं। तो किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा हो तो उसको आप क्या कह देंगे, वेलोसिटी कह देंगे, यानी कि मखसूस डायरेक्शन की रफ्तार कह देंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है डिस्प्लेसमेंट का, और हम पिछली स्लाइड में पढ़कर आए हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वेक्टर, लिहाजा वेलोसिटी भी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसको डिनोट किससे करेंगे, v से, और चूंकि वेक्टर है तो ऊपर तीर का निशान आपको बना हुआ नजर आ रहा है। ये डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का, जो चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप रिकॉल कीजिएगा। अब देखिए, वेलोसिटी किसी भी चीज़ की पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है,
ठीक है ना। वेलोसिटी किसी भी चीज़ की पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप मैट्रिक क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होता था तो आप उसको क्या कह दिया करते थे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अगर आप इस डेफिनेशन पर गौर करें जो आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, तो डेफिनेशन की बुनियाद पर आप फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या है डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका रेट ले लेंगे। और 99% केसेस में रेट का मतलब होता है टाइम से डिवीजन। तो फॉर्मूला देखिए, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या किया है, उसका रेट किया है, यानी किससे डिवाइड कर दिया गया, टाइम से। वेलोसिटी की डेफिनेशन में देखिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड किससे कर दिया, टाइम, क्योंकि रेट ले रहे हैं, रेट का मतलब टाइम से डिवीजन। तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला। और जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है कि वेलोसिटी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, v से, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा तीर का निशान बनाना जरूरी है। चेंज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, s। वेक्टर क्वांटिटी तीर का निशान, टाइम की वजह से नीचे t से डिवाइड हो गया। यूनिट क्या हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल में वेलोसिटी का जरा याद करनी चाहिए, मैट्रिक में पढ़कर आए हैं। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पर बाय फार्मूला। एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। और दूसरी चीज़ क्या है जिस पर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, वो है टाइम। टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो वेलोसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या बन गया, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीन्स मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम में आपको एक गाड़ी को दिखाया गया है, जो गाड़ी मूव कर रही है और मूव करके कहाँ जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। ये गाड़ी बेसिकली घर से स्टूडेंट को लेकर और स्कूल तक ड्रॉप करने जा रही है। तो घर से स्कूल तक कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में कवर हुआ। वो टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर 15 मिनट। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, उसको आप क्या कह देंगे, इस कार की वेलोसिटी कह देंगे। यानी कार 8 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बिटवीन होम एंड स्कूल, और फिर कितने टाइम में कवर कर रही है, 15 मिनट में। तो 8 किलोमीटर को 15 से अगर डिवाइड कर दें तो किलोमीटर पर मिनट में ये गाड़ी की क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। आगे चलते हैं, अब हम वेलोसिटी के टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और ये वही टाइप्स है जो आप छोटी क्लास यानी कि मैट्रिक में पढ़कर आए हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। यहाँ देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है, एक जैसा, यानी कि यकसा। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया यकसा, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन पर गौर करिए। यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है इसको, और जो मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़कर है उसको कंपेयर करें, बिल्कुल हूबहू वही बातें लिखी हुई आपको नजर आ रही है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना उसकी वेलोसिटी कम होगी। लिहाजा अगर वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, अगर वेलोसिटी कम नहीं हो रही, तो इट मींस वो क्या है, यूनिफॉर्म है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, ये आगे एक और पॉइंट आ गया, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट ए, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट बी, और फिर आगे आ गया पॉइंट सी, और फिर उसके आगे एक और पॉइंट आ गया, फर्स्ट कर लीजिए पॉइंट डी। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है ना, और फर्स्ट कर लीजिए उसने 1 किलोमीटर का फासला कवर किया, और कितना टाइम लगा, 2 मिनट का। मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ किलोमीटर, या यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ 2 के साथ मिनट, क्योंकि स्पेस नहीं है। 1 किलोमीटर का फासला 2 मिनट में कवर किया। आगे वही शख्स बी से सी तक जाता है, वही ऑब्जेक्ट बी से सी तक जाता है, 1 किलोमीटर का फासला 2 मिनट में कवर करता है। फिर वही शख्स सी से डी तक जाता है, 1 किलोमीटर का फासला 2 मिनट में कवर करता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ए से बी के दरमियान उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके मुकाबले में बी और सी के दरमियान वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई? आप बोलेंगे कि सर ना तो वेलोसिटी में इजाफा हुआ ना वेलोसिटी में कमी हुई। मैं आपसे पूछूंगा आखिर क्यों, ऐसा कैसे कह दिया आपने? तो आप कहेंगे कि सर दोनों जगह पर डिस्प्लेसमेंट सेम है और दोनों जगह पर टाइम भी सेम है। फिर इसी तरह सी और डी के दरमियान देखिए तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर का, और कितना टाइम लगा, 2 मिनट का। तो यहाँ पर भी पहले के मुकाबले में ना वेलोसिटी बढ़ी ना वेलोसिटी कम। अगर वेलोसिटी बढ़ नहीं रही
अगर वेलोसिटी कम नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह पर एक जैसी है, तो उस एक जैसे को हमने क्या कह दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे हर जगह पर 1 किलोमीटर और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे हर जगह पर 2 मिनट, तो वेलोसिटी क्या होगी, एक जैसी, यूनिफॉर्म यानी कि यकसा होगी। आगे चलते हैं तो वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो सकती है, इसके लिए लफ्ज़ वेरिएबल पर गौर करें। लफ्ज़ वेरिएबल का मतलब होता है मुतग़य्यर। मुतग़य्यर यानी तग़य्युर पसीर, तग़य्युर पसीर यानी कि तब्दील होने वाला, ठीक है ना। तग़य्युर पसीर का मतलब क्या हो गया, तब्दील यानी वेरिएशन, जिसपे चेंज आ रहा हो, तो उसको आप क्या कह देंगे, उसको आप कह देंगे वेरिएबल। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटर, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर अनइक्वल है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज टर्म्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी। आगे देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज टर्म्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी। फिर आगे देखिए तो लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज टर्म्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ पर तीन तरह से चीज़ें आ गई। पहली वाली कंडीशन को हम एनालाइज करते हैं। पहली कंडीशन, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो। अब इसको हम समझते हैं, पहले जो एग्जाम्पल थी उसी की तरह जो अभी मैं आपको बॉक्स बनाकर समझाता हूँ, कुछ उसी बुनियाद पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से उसी तरह की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी बॉक्स वगैरह बना रहा हूँ। आप मुकम्मल कंसंट्रेशन रखिएगा। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, फर्स्ट कर लीजिए। फिर आगे आ गया पॉइंट बी, फिर आगे आ गया पॉइंट सी, फिर एक और पॉइंट आ गया पॉइंट डी, और फिर आ गया पॉइंट ई। फर्स्ट कर लीजिए। अब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता हुआ 1 किलोमीटर का फासला किया, ठीक है, और बी से सी के दरमियान से कितना फासला तय किया है, 2 किलोमीटर का। ए से बी के दरमियान उसको टाइम लगा 1 मिनट का, और बी से सी के दरमियान उसको टाइम लगा है, फर्स्ट कर लीजिए, 1 मिनट का। अब ए से बी के दरमियान जरा डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, 1 किलोमीटर। बी से सी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, 2 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अनइक्वल। लेकिन ऊपर देखिए टाइम इंटरवल कैसी है, दोनों जगह पर क्या है, 1 मिनट। मैं आपसे पूछता हूँ, बी से सी के दरमियान उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई? आप कहेंगे कि बी और सी के दरमियान ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टाइम पहले जितना लगा टाइम इक्वल था, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा था यानी अनइक्वल, तो क्या वेलोसिटी सेम रहेगी? आप बोलेंगे नहीं, वेलोसिटी बढ़ गई है। अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो वो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती, फिर आप इसको क्या कह देंगे, वेरिएबल। दूसरी डेफिनेशन जो आपने पढ़ी, जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी कवर करे लेकिन आप टाइम इंटरवल क्या हो जाए, अनइक्वल। या देखिए, बी से सी के दरमियान बॉडी ने कितना फासला कवर किया, 2 किलोमीटर। सी और डी के दरमियान फर्स्ट कर लेते हैं, बॉडी ने कितना फासला कवर किया, 2 किलोमीटर। बी और सी के दरमियान बॉडी को कितना टाइम लगा, 1 मिनट का। सी और डी के दरमियान बॉडी को कितना टाइम लगा, 2 मिनट का। तो अब डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट को सेम कर दिया है। बी और सी के दरमियान 2 किलोमीटर, सी और डी के दरमियान भी 2 किलोमीटर, लेकिन टाइम इंटरवल अब क्या हो गया, अनइक्वल। पहले 1 मिनट में फासला दिया हुआ था, अब 2 मिनट में फासला दिया हुआ। कहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई? आप कहेंगे कि सर बी और सी के दरमियान वेलोसिटी ज़्यादा थी। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहेंगे कि बॉडी ने 2 किलोमीटर का फासला सिर्फ 1 मिनट में कवर कर लिया, यानी टाइम कम लगा, तो वेलोसिटी ज़्यादा थी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा थी तो सेम नहीं थी, इसका मतलब इसको आप क्या कह देंगे, वेरिएबल। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो गया, अनइक्वल। तो हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब तीसरी डेफिनेशन आप देखिए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, टाइम इंटरवल भी क्या हो, अनइक्वल। इसको समझते हैं, सी और डी के दरमियान कितना फासला बॉडी ने कवर किया, 2 किलोमीटर का, टाइम कितना लगा, 2 मिनट का। जबकि डी और ई के दरमियान हम सपोज कर लेते हैं, डी और ई के दरमियान बॉडी ने फासला कवर किया 5 किलोमीटर का, और टाइम कितना लगा, 3 मिनट का। तो क्या ये जो यहाँ की वेलोसिटी है, पहली वाली वेलोसिटी को मैच कर रही होगी? नहीं कर रही होगी, क्योंकि अब टाइम भी चेंज हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया। ना डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ना टाइम इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अनइक्वल हो गया, टाइम भी अनइक्वल हो गया। तो हम यूँ भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कंपेयर करके कि ये भी क्या कहलाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगी जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो, सेम हो।
दोनों में से कोई एक ही चेंज हो जाए, ऑब्वियसली फॉर्मूले को देखें, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो आप उसको क्या कह देंगे, वेरिएबल। आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी के बाद अब हम वेलोसिटी की एक और टाइप डिस्कस करेंगे, और वो टाइप कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेलोसिटी। एवरेज निकालने के लिए हम करते क्या हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, ज़रा जहन में लेकर आए परसेंटेज निकालने का तरीक़ेकार। आप 9th क्लास 10th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं, आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं, उससे पहले भी 8th क्लास में भी आपने अपनी परसेंटेज निकाली थी, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, आप क्या करते हैं ज़रा याद करें, टोटल जितने भी मार्क्स आपने हासिल किए हुए होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, इससे टोटल मार्क्स है जिससे पूरा का पूरा पेपर बनता है, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उससे, तो जवाब क्या मिल जाता है आपको, एवरेज। और फिर अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाती है परसेंटेज। ऐसे ही करते हैं ना, तो ऊपर आप क्या लिखते हैं, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है ना, टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हुए थे, टोटल ऑब्टेन, शॉर्टली लिख रहा हूँ स्टूडेंट में यहाँ पर समझाने के लिए, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स, तो वो क्या बन जाता है, एवरेज। और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से, तो फिर वो क्या बन जाती है, परसेंटेज। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को जरा देखें, वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर आता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या आ जाता है, टाइम। तो अगर ऊपर आप ले लें टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे ले लें टोटल टाइम, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर भी आप टोटल करते हैं, नीचे टोटल से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो भी टोटल इंटरवल था वो नोट कर लीजिए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। मसलन आप लांडी से चले गए सदर, तो लांडी से सदर तक आप टोटल जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया है वो आप नोट कर लीजिए, जितना टाइम लगा आपको लांडी से सदर जाने में वो टाइम आप नोट कर लीजिए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो जिस गाड़ी पर भी आप गए थे सदर, वो उस गाड़ी की क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। डेफिनेशन याद रखिएगा, इन डिटेल हम मजीद जो आगे टॉपिक है उसमें डिस्कस करते रहेंगे सारी चीज़ें। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट तो आप बी से ही करते हैं, लेकिन सब स्क्रिप्ट में आप देखिए ए बी लिख दिया है, ए बी मीन्स एवरेज। फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम आता है, लेकिन अब आपने डिस्प्लेसमेंट को टोटल कर दिया है और टाइम को भी टोटल कर दिया है, तो फॉर्मूला बन गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का ये आ गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। यूनिट इसका वही होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। आखिरी टाइप जो हम बुनियादी तौर पर डिस्कस करते हैं वेलोसिटी की, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स इसको हम कहते हैं फौरी वेलोसिटी, या फिर इसको हम लम्हाती वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी किसी मखसूस लम्हे की वेलोसिटी, लम्हाती वेलोसिटी उर्दू में यहाँ लिखते हैं। फौरी वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं और लम्हाती वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लम्हाती वेलोसिटी, फौरी वेलोसिटी, किसी मखसूस लम्हे की अगर वेलोसिटी आपको निकालनी हो, वो मखसूस लम्हा इतना ज़्यादा शॉर्ट हो कि टाइम इंटरवल अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर हो। इन नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी आप ले हो, चाहे कोई बॉडी स्लो मूव कर रहा हो, चाहे कोई बॉडी फास्ट मूव कर रहा हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे या नोट करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पंखा बंद होता है, पंखे के तीरों पर आपको अलग अलग नजर आ रहे थे रेस्ट के हालत में, आप पंखे को ऑन करें, पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि पंखे का फला पर जब मूव करता हुआ फला पोजीशन पर आए तो उसका वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी मखसूस लम्हे की वेलोसिटी मिलेगी, पंखे के ऊपर फौरन वहाँ से आगे चला जाएगा। तो इस तरह की वेलोसिटी को आप क्या कह देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, चाहे वो वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा हो, सर्कुलेटरी या रोटेटरी या कोई और स्पेशल मोशन कर रहा हो, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस की, मखसूस लम्हे की, फौरी वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डेफिनेशन देखिए, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, तो इस डेफिनेशन को हम देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट।
किसी भी मखसूस लम्हे पर किसी जिस्म की वेलोसिटी, वो मखसूस लम्हा इतना छोटा हो कि टाइम तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो ऐसी वेलोसिटी को आप क्या कह देंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देंगे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी ही है, लेकिन सब स्क्रिप्ट में हम अपने समझ के लिए क्या लिख देते हैं? INS, और बाद जगह पर INST यानी इंस्ट भी लिखा हुआ होता है। अगर इस तरह का कोई सब स्क्रिप्ट या कोई सिंबल नजर आए तो आप समझ जाए कि वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो कि हम टाइम इंटरवल को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे जीरो के बराबर, तो यहाँ देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये तो हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऊपर डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, नीचे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये तो हो गया वेलोसिटी। लेकिन टाइम किसको अप्रोच कर रहा है? यहाँ ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है जीरो को, इसीलिए हमने लिमिट अप्लाई की। LIM का मतलब लिमिट, वक्त को आपने महदूद कर दिया, टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट हो कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तक हमने किसी भी जिस्म की हरकत को डिस्क्राइब करने के हवाले से बुनियादी तौर पर कितने पैरामीटर्स की बात की है? 3। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, जो पैरामीटर नंबर 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट को फिर मैंने रिलेट किया टाइम के साथ, तो फिर क्या बन गई थी? वेलोसिटी। तो दूसरा पैरामीटर क्या हो गया? टाइम। और तीसरा पैरामीटर क्या हो गया? वेलोसिटी, जो किसी जिस्म की हरकत को डिस्क्राइब करेंगे। यानी शुरू मैंने कहां से किया था? आप घर से निकले, स्टॉप तक आए, डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। घर से स्टॉप तक आने में कोई ना कोई टाइम लगा, दूसरा पैरामीटर। और घर से स्टॉप तक आए तो डिस्प्लेसमेंट आपने टाइम में कवर किया, इट मींस आपकी क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। तो ये तीसरा पैरामीटर जो आपकी हरकत को डिस्क्राइब कर रहा है। अब एक पैरामीटर कौन सा होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जो हरकत को समझने के लिए बेहद जरूरी है। वो चौथे पैरामीटर यहाँ पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? एक्सीलरेशन। जब आप घर से निकलकर स्टॉप तक आए थे तो सवाल ये पैदा होता है कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलते गए, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, घर से लेकर स्टॉप तक आपकी वेलोसिटी एक जैसी थी, या कहीं पर आपकी रफ्तार बढ़ी, कहीं पर आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो या कम हुई, तो ये जो चीज़ कहलाती है क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते थे? इसरा। उर्दू में इसको कहते हैं इसरा, यानी कि एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या कह दिया जाएगा? एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन देखिए, यानी कि आपको नजर आ रही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में आने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट का मतलब जहन में रखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि फिजिक्स में ज़्यादातर जगहों पर जब रेट की बात होती है तो हम टाइम से क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी जिस्म की वेलोसिटी का आप चेंज निकाल लें, यानी चेंज का मतलब वेलोसिटी कम हुई या ज़्यादा हुई, या चेंज। और अगर कम हुई या ज़्यादा हुई तो कितने टाइम में हुई, तो वो क्या बन गया? रेट। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा एक्सीलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको जाहिर करते हैं स्मॉल a से। याद रखना है कि स्मॉल a यूज करते हैं हम एक्सीलरेशन के लिए, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर क्या बना देंगे? ये का निशान। चैप्टर नंबर 1 में जो डायमेंशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, उस तरीके को जहन में रखते हुए आप एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया? m⁻0 LT-2 या LT इनवर्स स्क्वायर। जिस तरह वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, उसी तरीके से एक्सीलरेशन भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी को आप भूल जाएं, ये वेलोसिटी नहीं है, इसकी जगह पर आप क्या करते हैं? इसकी जगह पर होगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना? ये क्या है? वेलोसिटी की जगह पर एक्सीलरेशन। जिस तरह वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, इसी तरीके से एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी को देखिए मैंने कट कर दिया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन, ठीक है ना? ये एक्सीलरेशन के हवाले से पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपने जहन में रखना है, वेलोसिटी की यहाँ बात नहीं हो रही। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन गया एक्सीलरेशन का, तो उसको देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको वाज़ेह तौर पर, एक्सीलरेशन बराबर है किस चीज़ के बराबर है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डेफिनेशन देखिए, और इस चेंज इन वेलोसिटी का आपको क्या लेना पड़ रहा है? और रेट। तो रेट का मतलब मैंने क्या बताया था? टाइम से डिवीजन। तो अगेन जरा फॉर्मूले पर गौर करें, चेंज इन वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने कैलकुलेट किया, मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। सिंबलाइज फॉर्मूला क्या हो गया? एक्शन को ए से दर करेंगे, वेलोसिटी को बी से, टाइम को टी से, तो ये वही फॉर्मूला जो मैट्रिक में आप पढ़कर आए हैं। और आखिर में देखिए यूनिट आ गया, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्शन का SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल।
तो किसी भी जिस्म की हरकत को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी और एक्शन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो आज हमने इसी हवाले से बात की है। मैंने ये मुख्तसरन चीज़ें बताई हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारी की सारी चीज़ों को समराइज़ करके आपके सामने रखा है। इन डिटेल हम चैप्टर में जब जाएंगे टॉपिक में तो वहाँ डिस्कस करते रहेंगे। आप मैट्रिक लेवल की जो चीज़ें पढ़कर आए उसको रिलेट करके इन चीज़ों को रिकॉल करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो उसको नोट करें और विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशन मुझसे आप पूछें, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज यहीं तक रखते हैं हम। थैंक यू सो मच।